दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही। अंबर पर छाएगी एक दिन घनवन बनकर। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। और थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है। उपरोक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, जो आपको बार बार याद दिलाती हैं कि आपका जो है, यदि आपने संकल्प लिया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपका इतिहास अनल अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी ही। जब मेहनत आपकी जो है निवेश होती है तो एक ना एक दिन उसका परिणाम मिलेगा ही। मिलेगा ही, आज नहीं तो कल होगा। वैसे हर संकट का हल होगा, निश्चित ही आपको परिणाम मिलेगा। विजय आपकी निश्चित है, बस चलते रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा उच्च स्तर की मानसिकता होती है। हर किसी के पास में ये मानसिकता नहीं होती है। थोड़ी सी परिस्थितियों में लोग क्या कर देते हैं, धैर्य खो देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिसके पास में धैर्य है उसकी मानसिकता उच्च स्तर की है। जिसकी मानसिकता उच्च स्तर की है वह कुछ भी संभव कर सकता है, क्योंकि उसे फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं रह जाता। वो अपनी मानसिकता पर कार्य करता है। तो चलिए हम बात करते हैं। उम्मीद है कि आप भी लगातार स्ट्रगल कर रहे होंगे और अपने प्रयासों को सफल बना रहे होंगे। और वो पल दूर नहीं, हम टारगेट कर रहे हैं 2026 को। और हिस्ट्री का मुझसे वादा है कि जो है ऐसी आंसर राइटिंग सिखा दूंगा कि यकीनन आप जो है हिस्ट्री को जीना सीख जाएंगे। प्री में आपको हिस्ट्री पढ़ने को ज़रूर मिलती है, लेकिन मैन जो मर्म होता है ना, इतिहास का विषय का सारांश होता है, उसे जो है हिस्ट्री से जोड़ने का जो है मिलता है। वो मेंस में ही जोड़ने को मिलता है। हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह पता नहीं मुझे कितने नंबर का टेस्ट है। ये डेली टेस्ट चलता है और हम क्या करते हैं, डेली टारगेट डिसाइड करते हैं। डेली टारगेट जो है डिसाइड किया जाता है कि आज इस टॉपिक पर आंसर राइटिंग करेंगे। ये टारगेट आपको जो है कहाँ पर मिलता है, ग्रुप में मिलता है। वहीं पर जो क्या होती है, आपकी कॉपी भी चेक होती है, वहीं पर जो है मार्किंग की जाती है। वहीं पर जो है प्री को टारगेट करते हुए जो हम क्या करते हैं, टेस्ट भी डेली 50 क्वेश्चन का लेते हैं शाम को, और इसके लिए भी टारगेट देते हैं। तो चलिए ऐसे टारगेट को ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी PDF वहीं पर मिलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं, चलते हैं अब अपने, हमारा आज का टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, मौर्योत्तर काल से संबंधित जो है टॉपिक है। और इस मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। तो क्योंकि मेंस का मतलब ही होता है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है। मैं, याद रखिएगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। अगर चीज़ें अपनी जो है मानसिकता स्तर की ना समझा पाऊँ तो मुझे खुद लगता है ये कमी मेरी है। हालांकि ये मजबूरी है कि जो है लोगों की मांग को पूरा करना पड़ता है, लेकिन मांग से ज़्यादा मैं जो है क्वालिटी को प्राथमिकता देता हूँ। देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसके पहले एक समय था और उस समय का नाम क्या था, मौर्य काल। पेन मोटा है, चलिए देख लेते हैं। एक समय था, मौर्योत्तर काल के पहले का जो समय था उसे क्या कहते हैं हम, मौर्य काल। बाकी जो इसमें लिखा हुआ सब भूल जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। एक समय था जिसके कहते हैं मौर्य काल। और मौर्य काल में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर क्या की जाती है, सत्ता की स्थापना की जाती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार हुआ, साम्राज्य को बचा करके रखा। लेकिन बिंदुसार के बाद में अशोक हुआ। उसने क्या किया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा साम्राज्य था, उसमें योग्यता थी, तब तक तो कायम रहा। लेकिन धार्मिक जो है उसमें गतिरोध उसके समय पर क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। एक धर्म की ओर जो है उसे दूसरे धर्म के लोग समझने लगे, एक धर्म की ओर ये झुक गया है। तो अशोक के समय पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कमजोर शासक हुए तो कमजोर शासकों का अंत करके क्या हुए, दूसरे धर्म के लोग जो है क्या करने लगे, कायम होने लगे। तो मौर्य ने क्या की, अखिल भारतीय स्तर पर सत्ता स्थापित की। और फिर मौर्योत्तर काल के बाद एक काल आता है जिसका नाम है गुप्त काल। कौन सा काल, गुप्त काल। और गुप्त काल में भी बहुत बड़े बड़े शासक हुए, महान शासक हुए, और इन्होंने भी एक बहुत बड़े साम्राज्य का अखिल भारतीय स्तर पर सत्ता स्थापित की। और बीच का जो काल है, क्या है, बीच का जो काल है ये है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल को इतिहास में क्या कहा जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। कौन से युग के नाम से जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है।
इस अंधकार युग में हमें दो प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलते हैं क्या, देशी उत्तराधिकारी, तो दूसरे हमें देखने को मिल जाते हैं विदेशी उत्तराधिकारी। कौन कौन? एक देशी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। अगर आप देखेंगे देशी उत्तराधिकारी में तो आपको यहाँ मिलेंगे शुंग पढ़ने के लिए, शुंग पढ़ने को मिले। फिर मिलेंगे आपको कण्व, कण्व एक राजवंश 2 नंबर में, 3 नंबर में एमपीपीएससी में पूछ चुका है, कण्व राजवंश मिलेगा। तीसरे नंबर में यहाँ पर सातवाहन राजवंश जो हमें पढ़ने को मिलता है। और चौथे नंबर में हमें यहाँ पर जो है वकाटक राजवंश जो है क्या है पढ़ने को मिलता है। तो ये 4 राजवंश देशी थे। जब हम विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो विदेशी उत्तराधिकारियों में हमें यहाँ कौन कौन पढ़ने को मिल जाता है? विदेशियों में हमें मिलते हैं यहाँ पर शक पढ़ने को मिल जाते हैं। शकों के बाद यहाँ पर हमें कुषाण पढ़ने को मिल जाते हैं। शक, कुषाण, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी पढ़ने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें पहलव पढ़ने को मिल जाते हैं। अब चूंकि इन सभी का इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, छोटी छोटी के शासक बन चुके थे, रियासतें टाइप की बन चुकी थी, जिनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं उनके मैं प्रश्न उठाए हुए हैं। ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट थोड़ी सी जोड़ने का कार्य था। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में जो है मैं चर्चा करूंगा। आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, यकीन मानिएगा आपको मेंस की जो है इतिहास विषय का विस्तृत से विस्तृत मूल्यांकन दूंगा। हर विषय का मूल्यांकन दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेंस में सिर्फ ऐसे आंसर पढ़ देना काफ़ी नहीं होता है, दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट घुसाना होता है और उसको घुसाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को आसपास से लिंक करना पड़ता है। चलिए हम अपने प्रयासों को अभी एक विषय तक सीमित रखते हैं, अवसर मिला तो जरूर वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका धनदेव। अब इसे क्या लिखना है आपको? 2 नंबर में लिखना है। कितने नंबर में लिखना है? 2 नंबर में इसे लिखना है। अभी धनदेव कौन था पहले इसकी जानकारी समझ लीजिएगा, फिर आप लिखेंगे। तो मौर्योत्तर काल में जो है देशी राजवंशों में एक वंश शासन करता है और उस वंश का नाम क्या था? शुंग वंश। प्रश्न प्री में आ चुका है कि शुंगों के पूर्वज कहाँ के थे, तो उज्जैन के थे। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। और यह एक ऐसा कहते हैं वैदिक धर्म को स्थापना करने वाला, यानी कि ब्राह्मणवादी धर्म इसे कहा जाता है। तो इसने जो है जो मौर्य शासक था जिसका नाम था, अंतिम शासक नागदशक था या बृहद्रथ था, नागदशक, उसकी हत्या करके क्या बन जाता है? अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके ये पहले सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, शासक बना, बड़े क्षेत्र पर शासन किया। मध्य प्रदेश में जो किसको, विदिशा को इसने राजधानी बनाया। अब शुंग वंश यानी कि पुष्यमित्र के समय पर जो एक प्रांत हुआ करता था, जिसे पहले हम क्या कहते थे, श्रावस्ती कहते थे, वर्तमान में से अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अयोध्या पर भी इसका राज्य हो गया। तो अयोध्या पर इसने क्या बनाया, अपना एक जैसे प्रांत बनाया और यहाँ का जो इसने गवर्नर नियुक्त किया, क्या किया, गवर्नर नियुक्त किया, उसका नाम क्या था? धनदेव नाम था। उसका नाम क्या था? धनदेव। और धनदेव के समय पर पुष्यमित्र शुंग कहाँ गया? अयोध्या गया और अयोध्या में क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। विशेषता थी प्राचीन काल की अपना जलवा दिखाने के लिए, अपना क्या दबदबा बनाने के लिए, शुद्ध भाषा में कहूँ, लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे शासक और फिर अपना साम्राज्य विस्तार करते थे। और इस अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? एक अभिलेख से मिलती है जो कि अयोध्या में ही स्थित है। वो अभिलेख किसका है? धनदेव का है। ठीक है। और इस अश्वमेध यज्ञ को जिस व्यक्ति ने संपन्न कराया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? पतंजलि नाम था। क्या नाम था? पतंजलि। ये पतंजलि वही है जिसने महाभाष्य की रचना की हुई है। ये पतंजलि वही है जो पुष्यमित्र का दरबारी विद्वान था, साथ ही साथ एक दोस्त भी था। इतनी जानकारी से हम क्या लिखते हैं? अपने प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यकीन मानिए आप ऐसा लिखेंगे कोई नहीं रोकता है। 2 नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है क्योंकि एकमात्र ये प्रश्न है जो आपको 100% नंबर दिलाता है, यानी कि 2 मार्कर वाला प्रश्न। धनदेव में क्या लिख सकते हैं? आपको जो है ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ये स्पेस मैंने नहीं भरा हुआ है। एमपीपीएससी ऊपर लिख करके देता है आपको आदर्श शब्द सीमा कितनी है, 10 शब्द लिखनी है। मैंने कितने लिख दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द लिख दिए मैंने। कितने लिख दिए हैं? 12। ये जो वर्ड होते हैं का है, इसने हैं,
में हैं, ये शब्द नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कनेक्टिव वर्ड होते हैं, ये काउंट नहीं किए जाते हैं। तो आपको लगभग ऐसा लिखना है, आप इससे बेस्ट लिख सकते हैं तो प्रयास कीजिएगा, लिख सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आप जो है इतना लिखेंगे फिर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। पुष्यमित्र शुंग का गवर्नर कौन, धनदेव के बारे में हम बता रहे हैं। अब यहाँ ऐसा लिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि यह जो है धनदेव पुष्यमित्र शुंग का गवर्नर था में समय वेस्ट मत कीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। अयोध्या अभिलेख लिखवाया, इसने किसने, धनदेव ने जो है अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। और इस अभिलेख से जो है, अयोध्या अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त तो होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे जानकारी ये, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, आई गारंटी आपको 2 मार्कर मिलेंगे। कोई कार्ड दे तो या तो वो आंसर राइटिंग नहीं जानता है या फिर जो है वो नंबर देना ही नहीं चाहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में दूसरा प्रश्न, नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, जब नाना घाट अभिलेख की हम बात करते हैं तो सातवाहन वंश का जो शासन थे, अभी हमने देखा कि देसी राजवंशों में कई राजवंशों ने शासन किया, सातवाहन वंश ने शासन किया, इसे आंध्रा सातवाहन वंश भी कहते हैं। और इसमें एक शासक हुआ जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, ध्यान रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी अलग है, सातकर्णी प्रथम अलग है। और सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी यानी कि महारानी थी, उनका नाम था रानी नागनिका। क्या नाम था, रानी नागनिका। रानी नागनिका भी शासन में एक काफ़ी बड़ी इनकी भूमिका देखने को मिल जाती है सातवाहन वंश में। इसलिए तो सातवाहन वंश को मातृ प्रधान समाज कहा गया है। इनके हर शासक के पहले देखेंगे तो माता का नाम देखने को मिलता है, चाहे वो यज्ञश्री सातकर्णी हो या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी हो। गौतमी उनकी माता का नाम था, यज्ञश्री भी माता का नाम था। समझिएगा कि इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सातकर्णी। देखिए समय लग रहा है, या इससे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समय नहीं लगना चाहिए। मेंस है, वो नहीं है कि आप जो है ऐसे 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 कर देंगे, ये नहीं चल पाएगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा चीज़ें आपकी वहाँ नहीं हो पाएंगी। रानी नागनिका जो थी, रानी नागनिका किसकी पत्नी थी, सातकर्णी प्रथम की, सातवाहन के शासक। इसने जो है एक अभिलेख लिखवाया, उसका नाम था नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, इसी का जो अभिलेख है उसी को क्या कहते हैं, नाना घाट अभिलेख कहते हैं। खास बात क्या है नाना घाट अभिलेख की, ये जो है भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इतिहास में प्रथम प्रमाण है, इतिहास में प्रथम प्रमाण है भूमि दान का प्रमाण है। भूमि दान का ये जो है प्रमाण है, और यह जो है भारतीय इतिहास में क्या है, प्रथम प्रमाण है। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं भूमि दान करती हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अग्रहार भूमि पर, अग्रहारों की भूमि पर, अग्रहारों की जो भी भूमि होगी उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अग्रहार जो है वो भूमि होती थी जो पुरोहितों को, ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उसे क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। तो इसमें कहा गया अग्रहार भूमि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, अर्थात भूमि दान का प्रमाण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी एक प्रश्न मैं आगे चल करके 7वीं शताब्दी में लूँगा, सामंतवाद। सामंतवाद जो कि भारतीय इतिहास के टूटने का एक कारण था, जो गुप्त साम्राज्य से छोटी छोटी रियासतों में टूट गया, और किस प्रकार से मुस्लिम आक्रमणों ने शासन किया, ये मैं कॉन्सेप्ट पूरे इतिहास से जोड़ दूंगा सामंतवाद का। ये भूमि दान का ही परिणाम था सामंतवाद। देखते हैं अपने प्रश्न को। नाना घाट अभिलेख, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का ये अभिलेख है। भूमि दान का इसमें प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सातवाहन वंश से अलग कर सकते हैं तो 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे, या फिर जो और अगर 3 जानकारी ही आप देना चाहते हैं तो इस अभिलेख की स्थिति बता दीजिएगा कहाँ पर स्थित है। तो स्थिति शायद भर नाना घाट या आपका महाराष्ट्र में ही होगा, कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। तो ऐसी स्थिति भी बता सकते हैं, समय बता सकते हैं, चूँकि मुझे समय पता नहीं था इसका इसलिए मैंने नहीं बताया। आप ढूंढ करके बता सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इसकी तुलना में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा ये भी मानना रहता है कि भाई हर चीज़ याद करना संभव नहीं है, जहाँ पर जो ज़्यादा महत्व की है उसे रटा जा सकता है, लेकिन सब कुछ याद करना संभव नहीं है। तो मैं जो है कॉन्सेप्चुअल जानकारी को प्राथमिकता देता हूँ। आपके सामने जो है अगला प्रश्न है, शक संवत। कौन सा संवत है, शक संवत है। तो संवत जो है शासक अपने नाम पर चलवाते थे, कई संवत चलवाए गए थे। तो इसी प्रकार से जो कुषाण शासक था, कुषाण वंश का शासक था जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क।
इसने क्या चलवाया था, शक संवत चलवाया हुआ था। एक शब्द है विक्रम संवत, एमपीपीएससी प्रश्न में ये आ चुका है प्री में। विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा चलवाया गया था, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों का उन्मूलन करके। और इसके द्वारा भी शकों का उन्मूलन किया गया था। और इसने कौन सा संवत चलवाया? कनिष्क द्वारा शक संवत चलवाया गया। कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में चलवाया गया था। कुषाण शासक किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा चलवाया गया था। और इस जो संवत को जो है भारत सरकार ने आज़ादी के बाद राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या दी हुई थी? मान्यता दी हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न हैं, आपसे पूछ रहा है कि भारत आने वाले विदेशी जो आक्रमण हैं उनको क्रम से आपको बताना है कि प्राचीन काल में बता दीजिएगा, 4-5 नाम बता दीजिएगा, हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे? ईरानी आए थे। दारा प्रथम ने आक्रमण किया था, ये हम पढ़ चुके हैं 516 ईसा पूर्व में। यूनानी फिर जो है दूसरे आए हुए थे, 326 में आक्रमण किया हुआ था, 327 में, 326 में युद्ध हुआ था। शक आए थे इनके बाद में पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर इसके बाद जो है आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा अरब आए हुए थे। मध्यकाल में हालांकि पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना सही है प्राचीन काल के कॉन्टेक्स्ट में। अरब, फिर तुर्क, फिर जो है आपका अफगान, लोधी, फिर आपका मुगल, ऐसे फिर अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, ऐसे ये लिख सकते हैं। लेकिन इतना 2 नंबर में ये सीमित है, 5 नाम आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मथुरा कला। मथुरा कला जो है ये एक प्रकार की क्या है? ये मूर्ति कला थी। क्या थी ये? मूर्ति कला थी। चूंकि ये मथुरा के आसपास विकसित हुई थी इसलिए मथुरा कला कहा गया। यह कुषाण वंश के शासक, जो कुषाण वंश के शासक थे उनका नाम क्या था? कनिष्क के समय पर जो है ये विकसित हुई थी। मथुरा कला और गंधार कला दोनों ही समय पर विकसित हुई थी। खास बात क्या है, कैसे लिखेंगे बताएंगे। मथुरा कला आप शुरुआत में ये भी बता सकते हैं कि मथुरा के आसपास विकसित कुषाण कालीन मूर्ति कला, ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इसकी जगह पर आंसर राइटिंग में क्या होता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लिखते लिखते ही आपको समझ में आता है। तो मथुरा के आसपास विकसित कुषाण कालीन मूर्ति कला। अब इसमें अपने आप में कितनी जानकारी दी हुई है देखिएगा, एक लाइन में कितनी जानकारी है कि ये तो मथुरा क्या हो गया? केंद्र हो गया। और ये क्या थी? किसके समय की थी? कुषाणों के समय पर थी। और ये क्या थी? एक प्रकार की मूर्ति कला थी। 3 जानकारी एक फैक्ट में देना, यही क्या होती है? बेस्ट आंसर राइटिंग होती है। कीवर्ड आप चुनिएगा, ये वाली लाइन लिख दीजिएगा इसके स्थान पर। हालांकि 2 जानकारी यहाँ भी लिखा हुई है, मथुरा केंद्र हो जाएगा और कुषाणों के समय पर होता, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हालांकि मूर्ति कला यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये शब्द डाल दीजिएगा। अगले फैक्ट की बात करते हैं कि यह जो इसकी खास विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जो मथुरा कला की मूर्तियाँ हैं उनमें आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, भावुकता देखने को मिलती है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसमें खासतौर से गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? इनका अंतर समझिएगा। अगर मथुरा कला की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जो है एक तपस्वी भेष में आराम से जो है आपको बैठे हुए क्या है दिखाई देंगे। क्या देंगे? एक तपस्वी भेष में बैठे हुए दिखाई देंगे। और जो ये क्या हो गई? मथुरा कला की बात हो गई। जब गंधार कला की बात करते हैं, किसकी? गंधार कला की बात करते हैं, तो इसमें गौतम बुद्ध को जो है इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कैसे? कि पतले कपड़े पहने हुए हैं जिसमें उनका जिस्म जो क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। और इसमें उनकी बढ़िया बॉडी बना करके दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? कि बढ़िया बॉडी बनी हुई है, 6 पैक बने हुए हैं, गोरा बदन है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं गंधार कला में सौंदर्यता को प्राथमिकता दिया गया है। किसको? सौंदर्यता को प्राथमिकता दिया गया है। और इसका केंद्र जो है तक्षशिला के आसपास है। मथुरा कला के उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भरहुत और सांची स्तूप में जो मूर्तियाँ हैं, तो इनकी जो मूर्तियाँ हैं मथुरा कला से प्रेरित थी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये क्या हो गए? हमारे 5 प्रश्न 2 नंबर के हो गए। हम बात करते हैं अब 5 नंबर के प्रश्न की। और 5 नंबर का हमारे प्रश्न है वो है आपका, कुषाण शासक कनिष्क के कार्यों को बताइएगा। देखिए, कई जो है मौर्योत्तर काल में विदेशी राज्यों ने शासक किया, उसमें से एक तो शक काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और शकों में अगर बात की जाए तो रुद्रदामन जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। और कुषाणों में जो बात करें तो कुषाणों में जो है कई शासक हुए, हालांकि कनिष्क जो है इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक होगा। तो कनिष्क के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे।
कुषाण शासक कनिष्क के कार्यों को बताइएगा। इसने क्या किया, शासन किया, और सबसे बड़ी खास बात थी कि इसका जो भारत के बाहर विस्तार था ना, क्या भारत के बाहर अगर पूछा जाए प्री में कभी कि सबसे बड़ा राज्य किसका था, सबसे बड़ा राज्य प्राचीन भारत में बात कर रहा हूँ तो किसका था, कुषाणों का था, कनिष्क के समय पर विकसित हुआ था। इसने जो है चीन पर जो है आक्रमण किया हुआ था, उसे भी जीता था। इसने जो है सिल्क मार्ग पर जो क्या किया हुआ था, नियंत्रण कर लिया था। किस पर, सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया हुआ था, सिल्क मार्ग। और ये सिल्क मार्ग क्या होता था, रेशम व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रास्ता होता था जो चीन से होकर के कहाँ जाता था, ये फारस की खाड़ी तक जाता था। कहाँ जाता था, ये चीन से होकर के ईरान तक जाता था, ईरान में है फारस की खाड़ी, वहाँ तक जाता था। तो इस पर जो जिसका भी नियंत्रण हो जाता था तो उसे बड़ी मात्रा में टैक्स की प्राप्ति होती थी। तो ये इस पर नियंत्रण जो है कनिष्क ने कर लिया था। इसके अलावा ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था, कौन, कनिष्क। और इसके प्रचार प्रसार में कई मठ बनवाए, स्तूप बनवाए, कई मूर्तियां बनवाई, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो बौद्ध विद्वान होते थे उनको संरक्षण दिया। देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक थे, जिनके प्रमुख कार्य क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो आपका पहला कार्य है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किया इन्होंने। क्या किया, बौद्ध धर्म का। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कहाँ पर हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्षता किसने की हुई थी, वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। और अश्वघोष जो थे इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और व्यापार, इन्होंने बौद्ध मान्यताओं का समर्थन किया था। दूसरा इनका कार्य था व्यापार वाणिज्य। तो इन्होंने सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूंकि मैं इतनी जानकारी इसलिए नहीं देता क्योंकि संभव नहीं है भाई, एक निश्चित समय में लिख पाना संभव नहीं है। ये वो जानकारी है अगर आप दे देंगे तो एक आपका औसत से ज़्यादा उत्तर रहेगा और आपको 6 नंबर में जो है 3.5 से लगा करके 4.5 नंबर तक आपको क्या है मिल जाएंगे। याद रखिएगा, अगर 50% से आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो आपकी कॉपी अच्छी कॉपी में से एक है। ठीक है, तो इसमें आधे नंबर ही मिल पाते हैं क्योंकि वहाँ इसकी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। समय जो है वहाँ पर सीमित होता है तो मांग ही नहीं कोई पूरा कर पाता है। जो मांग पूरा करने में लग जाता है तो फिर छूट जाता है, तो एक ही मतलब हो जाता है। तो लिख दिया जाता है कि भाई मिल जाएंगे, कम नंबर मिलेंगे भले ही लिख देंगे। तो व्यापार वाणिज्य जो है सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया। मूर्ति कला, मथुरा कला तथा गंधार कला का विकास इन्हीं के समय पर हुआ था। और जो है इसको जो है ये जो चीज़ है इसे हेडिंग में भी दे सकते हैं। और हेडिंग क्या बना सकते हैं, स्थापत्य में जो है ऐसे डैश करके ये लिख सकते हैं। पुरुषपुर स्तूप का निर्माण करवाया। और पुरुषपुर स्तूप लिख दीजिएगा, पहले हेडिंग, फिर पुरुषपुर स्तूप और कोष्टक में पेशावर कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में शायद पड़ता होगा या पंजाब वाले हिस्से में पड़ता होगा। चीन पर इन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। 78 ईस्वी में इन्होंने शक सम्मत चलाया हुआ था। तो ये 6 कार्य आपको 6 नंबर के प्रश्न में आपने लिख दिए। अंत में एक परिचय बताया पहले और निष्कर्ष बता दें। कनिष्क ने अपनी कुशलता तथा कार्यों से कुषाण वंश में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है हमारे पास में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसका, रुद्रदामन कौन था, ये एक शक शासक था। क्या था, शक शासक था। और इसने जो है एक अभिलेख बनवाया हुआ था गुजरात में जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ क्षेत्र में है ये। कौन से क्षेत्र में, गुजरात के जूनागढ़ प्रांत में पड़ता है और गिरनार पर्वत के आसपास है ये, गिरनार पर्वत के, इसलिए इसे गिरनार अभिलेख भी कह दिया जाता है, जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, रुद्रदामन का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या खास बात है इस अभिलेख की, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। क्या है, संस्कृत भाषा का क्या है, ये प्रथम अभिलेख है। काव्य शैली का यह प्राचीनतम नमूना है। यूपीएससी का प्रश्न है ये प्री का। काव्य शैली का यह क्या है, प्राचीनतम नमूना जो है किस अभिलेख में देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिल जाता है। दूसरी इसकी खास बात है कि स्थिति वगैरह बता देंगे, टिप्पणी करना है। जो इसकी दूसरी सबसे खास बात है, इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, प्रशासन के बारे में। कैसी प्रशासन के बारे में, वास्तविकता ये है
कि एक वहाँ पर झील है और उस झील का नाम है क्या है, सुदर्शन झील। क्या नाम है, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का निर्माण तो शासकों के समय पर होता था, लेकिन इस अभिलेख में उस गवर्नर का भी उल्लेख है जो वहाँ पर क्या होता था, गवर्नर होता था। तो प्रांत प्रशासन का मतलब है कि केंद्रीय जो प्रांत थे छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे, और उसमें से एक प्रांत था सौराष्ट्र प्रांत। और सौराष्ट्र प्रांत में क्या बनवाई गई थी, सुदर्शन झील बनवाई गई थी। सुदर्शन झील में कई शासकों ने निर्माण पुनर्निर्माण करवाया, उनके समय पर जो है कार्य करते रहे। देखते हैं कैसे। सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील कहाँ पर है, ये आपकी जूनागढ़ के गुजरात में है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसमें जो है 3 राजवंश का उल्लेख मिलता है। कितने राजवंशों का, 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। पहला राजवंश है वो है आपका मौर्य राजवंश, दूसरा है आपका शक राजवंश, तीसरा है आपका गुप्त राजवंश। कौन सा, गुप्त वंश। अब इनके जो है यहाँ पर 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। इसमें कितने शासकों का उल्लेख, 4 शासकों का उल्लेख। इसमें पहला शासक जो मिलता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है। दूसरा है वो अशोक है। और तीसरा जो यहाँ पर देखने को मिलता है रुद्रदामन, रुद्रदामन। और यहाँ पर देखने को मिलता है स्कंदगुप्त देखने को मिल जाता है। क्या, स्कंदगुप्त देखने को मिल जाता है। अब इनके समय पर क्या थे, एक एक गवर्नर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो यहाँ का गवर्नर था वो था आपका पुष्यगुप्त। कौन था, पुष्यगुप्त। अशोक के समय पर जो था यहाँ का गवर्नर तुषास्त, तुषास्त। और रुद्रदामन के समय पर उपनायक नाम का व्यक्ति रहता है, थोड़ा सा आप देखिएगा इसे, उपनायक नायक ऐसा कुछ नाम है उसका। और स्कंदगुप्त के समय पर जो रहता है पर्णदंत जो है यहाँ का गवर्नर रहता है। क्या नाम है, पर्णदंत। और पर्णदंत का बेटा जो है चक्रपालित। इन दोनों का उल्लेख मिलता है, पर्णदंत और चक्रपालित, इनका उल्लेख मिलता है। अब क्या इसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पुष्यगुप्त नाम के गवर्नर ने क्या करवाया हुआ है, वहाँ पर निर्माण करवाया हुआ है। फिर अशोक के समय पर वहाँ के गवर्नर ने पुनर्निर्माण करवाया हुआ है। रुद्रदामन के समय पर वहाँ के जो गवर्नर थे उसने थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाया हुआ था, टूट फूट गई थी। और स्कंदगुप्त के समय पर उसका पुनः निर्माण करवाया गया। तो ऐसी जानकारी मिलती है इस अभिलेख में। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर टिप्पणी लिखना है। रुद्रदमन शकों में सबसे प्रतापी शासक था, महानतम प्रतापी तथा महानतम शासक थे, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो है परिचय वाला हिस्सा है। आपको 2 लाइन से ज़्यादा परिचय नहीं देना है 6 नंबर के प्रश्न में। हो सके तो 1 लाइन में अगर बना सकते हो तो बना दीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 1 लाइन में बनाना। अब ये है आपका जूनागढ़ अभिलेख। बता दीजिएगा 5-6 जानकारी, 6 जानकारी आपको कम से कम बतानी है। पहली जानकारी हमारी क्या है, ये जो कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में। दूसरी जानकारी किस शासक से संबंधित है, किसके यानी कि द्वारा बनवाया गया था, तो ये रुद्रदमन द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत भाषा का ये क्या है, प्रथम अभिलेख है। सुदर्शन झील के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की इससे क्या होती है, जानकारी होती है। अगर ये पॉइंट नहीं देंगे तो आपका कम से कम 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा, क्योंकि सबसे खास पॉइंट क्या है, यही है। इसमें जो है मौर्य, शक, गुप्तों के 4 शासक तथा उनके राज्यपालों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें एक पॉइंट और बता सकते हैं, ये वाला पॉइंट, कि ये काव्य शैली का ये वो फैक्ट हैं जो अच्छी परीक्षाओं में आते हैं। अगर ऐसे फैक्ट देते हैं तो अच्छा उत्तर होगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है ये। क्या है, प्राचीनतम नमूना जो है इसमें देखने को मिलता है। 6 फैक्ट हो जाएंगे। अंत में क्या बता देंगे, आप निष्कर्ष बता देंगे। और निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि अतः जूनागढ़ अभिलेख शक तथा मौर्यों के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए भाई, मेरी राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं आती, क्यों, क्योंकि मेरी खास बात है कि मुझे अगर ज़्यादा समय मैंने लिखा, अगर राइटिंग रुचने में लग गया, ज़्यादा समय मुझे लग गया, तो मुझे क्या लगने लगती है, बोरियत लगने लगती है। फिर नहीं मैं लिख पाता हूँ, फिर मैं लिखता नहीं हूँ। तो मुझे जो है एक स्पीड में ही लिखता हूँ, चाहे वो सही लिखे चाहे गलत लिखे, ऐसा ही लिखता हूँ। ऐसे जो है ओरिजिनल कॉपी में लिखता हूँ, मेंस की भी ऐसी कॉपी में लिख देता हूँ। मेरी इतने से ज़्यादा राइटिंग नहीं बन सकती, हाँ बन जाती है, थोड़ा सा समय लगे तो फिर क्या हो जाता है, समय के साथ थक भी तो जाते हैं, ज़्यादा निकालना होता है। तो ये हो जाएगा आपका। तो बोल रहा हूँ उसको, जो बातों पर भी काफ़ी गौर कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगा करता है कि अगर एक सामने स्मार्ट व्यक्ति बैठा हो तो वो आसानी से समझ जाएगा। इतिहास विषय का अगर प्रोफेसर होगा वो आसानी से समझ जाएगा कि ये सातवाहन लिखा हुआ है। क्यों,
क्योंकि वहाँ पर हिंट देने की आवश्यकता है। अब है हमारे पास में क्या 10 नंबर का प्रश्न है, और 10 नंबर के प्रश्न में जो है हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश में सबसे महान शासक हुआ था, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके क्या बताना है, चरित्र की विशेषताएं बताना है कि उसका चरित्र कैसा था। ठीक है, तो कई बार चैलेंजिंग प्रश्न आ जाते हैं, चूंकि इसका 200 शब्दों में लिखना थोड़ा सा कंटेंट कम पड़ रहा था, तो हमने जो है लिखा हुआ है एक हिसाब से। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जिसको लिखना संभव नहीं, उसे कंटेंट नहीं मिलता, वो आ जाते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले क्या देंगे, इसका सातवाहन शासक गौतमी पुत्र का परिचय देंगे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी मौर्योत्तर कालीन राजवंश सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी तथा महानतम शासक थे। उनके चरित्र का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है उनके चरित्र की विशेषता करने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रभावशाली था। बताइएगा प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे? उनकी कुछ विशेषता थी, जैसे कि सातकर्णी महान विजेता ही नहीं बल्कि महान व्यक्ति था। तो क्या हो जाएगा? प्रभावशाली व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। नासिक अभिलेख में विस्तृत चर्चा मिलती है। जो नासिक शिलालेख है ये इनकी माता का बाल श्री गौतमी का अभिलेख है, गौतमी का अभिलेख है, बाल श्री गौतमी, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, इनकी माता थी। और जम की प्रशंसा की गई है इस अभिलेख में किसकी? सातकर्णी, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसे अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। उसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा आप जाति धर्म से परे उठ करके इतिहास का मूल्यांकन करने पर रुचि लीजिएगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा धर्म की दृष्टि से मूल्यांकन कर रहा हूँ। वैदिक धर्म आप देखेंगे, वैदिक काल में आपको समझना जरूरी है। बाकी अपना व्यक्तिगत विचार कभी सार्वजनिक मत करिएगा। अधिकारी बनने में याद रखिएगा, व्यक्तिगत विचार कभी सार्वजनिक मत करिएगा, या फिर व्यक्तिगत राय को सार्वजनिक राय मत बनाइएगा। वैदिक काल में हम देखते हैं तो इसमें कर्म कांडों की क्या हुई थी? अधिकता हुई थी। क्या हुई थी? कर्म कांडों की शुरुआत में नहीं थी, शुरुआत में नहीं थी, लेकिन छठवीं से लेकर के आठवीं से लेकर के छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, जो कि ईसा पूर्व उल्ट चलती है, इस समय पर अतिवादी धर्म देखने को मिला। फिर यहाँ पर क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए। इतिहास में क्या हुआ? धर्म के क्षेत्र में व्यापक आंदोलन हुआ, और यहाँ पर जो है मुख्यतः जिस धर्म की चर्चा हुई, बौद्ध और जैन धर्मों की चर्चा हुई। अब बौद्ध जैन धर्म को, जहाँ जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा समर्थन दिया गया, वहीं बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक द्वारा समर्थन दिया गया। इसमें क्या हुआ? जो ब्राह्मणवादी धर्म था उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया, काफ़ी दब गया हुआ धर्म। तो अब एक ऐसे अवसर की तलाश थी जिसकी कमी होती है वो जरूर ऊपर उठना चाहता है। तो ब्राह्मणवादी धर्म जो उठने के लिए प्रयास कर रहा था, और पुष्यमित्र शुंग जो है क्या था? सेनापति था किसका? मौर्य शासकों का। जैसे ही सत्ता उनकी कमजोर हुई तो पुष्यमित्र शुंग ने फिर से क्या कर दी? ब्राह्मणवादी धर्म की स्थापना कर दी। अब चूंकि इस समय पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ क्या कर रहे हैं? मौर्योत्तर काल में बात कर रहा हूँ, मौर्योत्तर काल में एक तरफ विदेशी शासन कर रहे हैं और एक तरफ जो है भारत के शासन कर रहे हैं। तो जहाँ विदेशी इन चीज़ों से नफरत करते हैं, तो ये क्या है? हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं, तब भी धार्मिक क्रियाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर जो है एक भी नहीं होंगी, विरोधी होंगे इनके। तो फिर ये क्या करने लगे? यहाँ पर शुंग, सातवाहन, कण्व, बकाटक के सभी ब्राह्मणवादी धर्म के समर्थक थे। तो आप जो है ऐसे में क्या है, बनता भी नहीं है तो इन चीज़ों से लिंक करके कुछ शब्द ऐसे दे सकते हैं, कुछ लाइनें, कुछ पॉइंट जो कि आसपास के होंगे, तब भी मेंस में नंबर मिलेंगे। तो सातकर्णी भी क्या था? एक ब्राह्मणवादी धर्म था। नासिक अभिलेख में विस्तृत चर्चा की गई है। यह व्यक्ति जो है कौन? सातकर्णी प्रथम बलिष्ठ था, बहुत बल था इसके पास में, सुंदर था और आकर्षक व्यक्तित्व था। फिर है ये सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति होता था, माता का आज्ञाकारी तथा राज्य के शत्रुओं का विनाशक था। ये क्या है? इसका व्यक्तित्व की विशेषताएं हुई। चूंकि हमें चरित्र की विशेषताएं बतानी है, ना कि उसके शासन के बारे में, तो चरित्र की विशेषताएं ऐसे बताएंगे। अगर आप पहली बार लिख रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आप इसमें जो शासन के बारे में लिख करके आ जाएंगे, आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ जो है समानता किताबों में ही देखने को मिलती है। अगले प्रश्न, जो अगला बात करते हैं हेडिंग की, दूसरा उसका जो चरित्र की विशेषता है, वो चरित्र की विशेषता है वह व्यक्ति कैसा था? वीर योद्धा था और महान विजेता था। क्या था? वीर योद्धा और महान विजेता था। वह वीर योद्धा था, महान विजेता था। समकालीन राजवंशों को उसने पराजित करके अपनी योग्यता सिद्ध की थी। जो गौतमी का नासिक अभिलेख है उसमें क्या कहा गया है उसे देखिएगा। उसे कहा गया क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला कहा गया है, युद्ध में अनेक शत्रुओं को पराजित करने वाला कहा गया है,
सक यवन पहलव का नाश करने वाला कहा गया है। इस बात से सिद्ध होता है कि वह क्या था, एक महान विजेता था। इन उपाधियों से ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम एक पराक्रमी शासक था। अगली विशेषता की बात करते हैं। उसके चरित्र की अगली विशेषता है, और ध्यान रखिएगा जब आप बुलेट पॉइंट देते हैं तो आप ये वाला पॉइंट देखना सीखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसे मत करिएगा, आप इस प्रकार से मत करिएगा, आप इस प्रकार से मत करिएगा। इसमें जो है हर पॉइंट में आपका अगर 1 सेकंड का भी समय लगता है और आप जो 20 पॉइंट देते हैं तो 20 सेकंड का समय लग जाएगा। पूरे पेपर में जो है आपका 5 मिनट का समय जो है इसमें अंतर आ जाएगा। अगली बात करते हैं, ये प्रजा वात्सल्य शासक था। कौन? सातकर्णी प्रथम। वह प्रजा के दुख सुख को अपना मानता था। जनता पर उसने क्या किया था? सीमित टैक्स लगाए हुए थे। कैसे? सीमित टैक्स को लगाया हुआ था। राजद्रोह के अतिरिक्त अन्य अपराधियों पर दया का भाव रखता था। अगर कोई अपराधी देशद्रोह का विरोध अपराध करता है तब उसे दंड दिया जाता था। जो अन्य अपराधी थे तो उनके दंड को क्या है, बहुत कम कर दिया जाता था या माफ कर दिया जाता था। प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति हेतु इसने क्या किया? प्रयत्नशील किया। वह अत्यंत उदार तथा दयालु शासक था। असहायों तथा अनाथों की आर्थिक सहायता करने वाला। इससे क्या होगा? वह प्रजा प्रेमी शासक था। उसका चरित्र कैसा था? प्रजा वात्सल। वात्सल का मतलब क्या होता? लगाव टाइप का। तो प्रजा से उसे लगाव था। इन बातों से सिद्ध करेंगे कि हाँ उसे लगाव था। अगला और हमारी जो लास्ट विशेषता है वो है कि वह ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। ये भी उसकी चरित्र की विशेषता है। चाहे विशेषता, ध्यान रखिए, जब चरित्र की विशेषता पूछे तो चाहे वो नकारात्मक विशेषता रही हो या चाहे सकारात्मक रही हो, उसको देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चरित्र नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। वह, ये हम बता रहे हैं, ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। ये भी उसकी चरित्र की एक विशेषता थी। वह ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। ब्राह्मण धर्म का उसने क्या किया? पुनरुत्थान किया। उसके समय में उसे अद्वितीय ब्राह्मण खुद कहा गया अभिलेखों में। उसके समय ब्राह्मणों का स्थान जो है सर्वोच्च हो गया था। सातकर्णी ने ब्राह्मणों के शत्रुओं को नाश करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा था। वैदिक अनुष्ठानों को प्रतिष्ठित प्राथमिकता दी। जो ये था सातकर्णी प्रथम, उसने वैदिक अनुष्ठानों को क्या दी? प्राथमिकता दी। चारों वर्णों में विवाह प्रचलन को अस्वीकार कर दिया। जब ये बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा था तो जो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनका विवाह जो है किसी में भी हो जाता था, एक दूसरे में होना पॉसिबल हो गया था। तो इस व्यवस्था को क्या कर दिया? सातकर्णी प्रथम ने क्या किया? अपने राज्य में अस्वीकार करने के लिए समर्थन किया। और समाज में स्त्रियों का इसके समय पर जो है उच्च स्थान था। इस बात से ज्ञात होता है कि महिला समानता पर इसने बल दिया हुआ। कैसे पता चलता है? कि शासकों के पहले जो है माताओं का नाम जो है उल्लेखित मिलता है, तो माता का दर्जा जो है ऊंचा था। इससे हमें पता चलता है। अब क्या बताएंगे हम? निष्कर्ष बताएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। ब्राह्मण धर्म का अनन्य उपासक और रक्षक होकर अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं बल्कि उदारता भी दिखाई। उदारता की नीति अपनाई। उसने बौद्धों को चैत्यग्रह जो उनके पूजा स्थल होते हैं बौद्ध धर्म के, चैत्यग्रह कहते हैं। उसने बौद्धों को चैत्यग्रह था, विहार जो है बौद्ध के जो धर्मशाला टाइप के होते हैं, विहार होते हैं, मठ बोलते हैं, के निर्माण में क्या करी? उसने सहायता पहुंचाई। फ्रेंड्स, ये हमारा क्या था, ये हम अगला टेस्ट देखेंगे। ये हमारा अगला टेस्ट है। इसमें हम अगले वाले में देखेंगे ये स्वर्ण युग की अवधारणा, ये देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या हुआ? हमारा आज का टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ। समय जरूर लगता है इसमें, मेरा अनुमान रहता है कि 30 मिनट के समथिंग समय लगे, फिर भी यह ज़्यादा चला जाता है। लेकिन सीखते रहिएगा। समझाने के लिए जो है समय ज़रूरी होता है। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करने लगेंगे जब बड़ा टेस्ट लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, आप लोगों को जो है ये चीज़ें शुरुआती लेवल पर हैं। चलिए, धन्यवाद। पसंद आया हो क्लास, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पर।